हेलो। इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम इतिहास के एक ऐसे किरदार की गहराई में उतरने वाले हैं जिन पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, टीपू सुल्तान। अब देखिए, इतिहास में कोई भी इंसान पूरी तरह से ब्लैक या वाइट नहीं होता, राइट? और टीपू सुल्तान की लेगेसी इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। आज हम अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों और विद्वानों के बिल्कुल ऑपोजिट नजरियों पर बात करेंगे और इस बेहद जटिल शासक की एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह से निष्पक्ष होकर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और मैसूर की इस बहुत ही मशहूर कहावत से शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि हैदर साम्राज्य स्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू उसकी रक्षा करने के लिए। ये एक लाइन ना हमें तुरंत उस जबरदस्त मिलिट्री प्रेशर और टेंशन का एहसास करा देती है जो उनके पूरे शासनकाल की सबसे बड़ी सच्चाई थी। मतलब उन्हें कोई बना बनाया शांति से भरा हुआ राज्य नहीं मिला था, बल्कि एक ऐसा इलाका मिला था जिसे लगातार हर दिन बाहरी हमलों से बचाना था। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रास्ता कुछ ऐसा रहने वाला है। सबसे पहले उनकी शुरुआत और नींव, फिर एक कट्टर और निरंकुश शासक के रूप में उनकी इमेज, उसके ठीक उलट एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर वाला नजरिया, उनकी उलझी हुई या कहें जटिल धार्मिक नीतियां, और आखिर में एक बहुत ही सुसंस्कृत विद्वान के रूप में उनका जीवन। तो आइए कहानी शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, नींव, गद्दी पर बैठना और उनकी महत्वाकांक्षा। 18वीं सदी के आखिर की बात है। अपने पिता हैदर अली के निधन के बाद साल 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे। अब दिलचस्प बात यह है कि उन्हें विरासत में सिर्फ एक राज्य नहीं मिला था, उन्हें अंग्रेजों से अपने पिता की हार का बदला लेने की एक बहुत गहरी आग, एक महत्वाकांक्षा भी मिली थी। उन्होंने अपने पिता से सैन्य और प्रशासनिक युद्ध कला की जो भी ट्रेनिंग ली थी ना, उसका उन्होंने इस पूरे कूटनीतिक और सैन्य संघर्ष में जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। और ये फैक्ट वाकई आपको हैरान कर देगा कि उस दौर में ब्रिटिश सेना उनसे इस कदर खौफ खाती थी, इतना डरी रहती थी कि उन्हें टीपू सुल्तान में सीधे नेपोलियन की छवि नजर आती थी। सोचिए जरा, ये बात अपने आप में ये साबित कर देती है कि वो कितने चालाक कूटनीतिज्ञ और शानदार जनरल थे। अपने दुश्मनों के दिलों में ऐसा खौफ पैदा करना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये उनकी बेजोड़ रणनीतिक ताकत को दिखाता है। लेकिन इतिहास उन्हें सिर्फ एक शानदार योद्धा नहीं मानता। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, रूढ़िवादी और निरंकुश, एक खौफनाक शासक। कई स्कॉलर्स का इस साफ तौर पर मानना है कि टीपू सुल्तान बिल्कुल अपने पिता की तरह ही एक निरंकुश शासक थे। मतलब पूरी की पूरी सत्ता सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में थी। इतिहास का एक नजरिया उन्हें एक बेहद कट्टर मुसलमान के रूप में भी देखता है। लेकिन अगर हम मिलिट्री स्ट्रैटेजी के नजरिए से देखें तो उनमें एक बहुत बड़ी खामी भी थी। दरअसल वो फ्रांसीसियों पर कुछ ज्यादा ही निर्भर थे, उन पर अंधा भरोसा करते थे। और सच कहूं तो एक कूटनीतिक चूक उनके लिए बेहद जानलेवा साबित हुई और यही उनकी हार का एक बहुत बड़ा कारण भी बनी। खैर, इतिहास कभी भी वन साइडेड नहीं होता। तो अब देखते हैं इसका बिल्कुल दूसरा पहलू, भाग 3, एक प्रगतिशील सुधारक जिसने पुरानी परंपराओं को तोड़ दिया। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम इन दोनों बिल्कुल अलग अलग विचारों को आमने सामने रख रहे हैं। एक तरफ वो कट्टर शासक वाली इमेज है और दूसरी तरफ एक ऐसा बोल्ड रिफॉर्मर जो गुलामी या स्लेवरी को खत्म करने वाला पहला शासक बना। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब उन्होंने ये कदम उठाया तो कई मौलवियों ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे गैर जरूरी बताया। लेकिन टीपू, उन्होंने इन आपत्तियों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो अपनी बात पर डटे रहे। ये उनके कैरेक्टर के एक बिल्कुल ही अलग और चौंकाने वाले पहलू को हमारे सामने लाता है। और ये चीजें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कितने आगे की सोचते थे। उन्होंने सामंतवाद यानी जमींदारी प्रथा को तुरंत खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ? जो किसान खेत जोतता था वही उसका असली मालिक बन गया। आपको शायद पता हो, यही वजह है कि आज भी कर्नाटक, खासकर पूर्व मैसूर क्षेत्र के किसान इतने समृद्ध हैं और वहां का कृषि क्षेत्र इतना खुशहाल है। इसके अलावा एक और फैक्ट, टीपू सुल्तान को उर्दू जर्नलिज्म का पायोनियर भी माना जाता है। 1823 में जो जामे जहां नुमा आया था ना, उससे बहुत पहले ही टीपू की सेना का वीकली बुलेटिन उर्दू में छपा करता था। है ना कमाल की बात? इन सुधारों को समझने के बाद अब हम उनके शासन के सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक पर आते हैं, भाग 4, जटिल धार्मिक नीतियां, जो बनी बनाई कहानियों से बहुत आगे हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 30, ये बस कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये दरअसल भारतीय पुरातत्व विभाग में सुरक्षित रखे गए उन 30 पत्रों की संख्या है जो टीपू सुल्तान ने साल 1791 में श्रृंगेरी के जगतगुरु स्वामी को लिखे थे।
ये ऐतिहासिक दस्तावेज हमें एक बहुत ही बारीक और न्यूआंस सच्चाई बताते हैं। इन लेटर्स से पता चलता है कि टीपू ब्राह्मण पुरोहितों का काफी सम्मान करते थे और अक्सर उनसे प्रार्थना करते थे कि वे राज्य के लिए देवी देवताओं से विशेष आशीर्वाद मांगे। उन्होंने सिर्फ मस्जिदें ही नहीं बल्कि हिंदू मंदिरों के पैरेलल वक्फ या ट्रस्ट भी बनाए। और एक और दिलचस्प बात, उनके महल वेंकटरमन, श्रीनिवास और श्रीरंगनाथ मंदिरों के बिल्कुल आसपास ही बने हुए थे। कन्नड़ भाषा में उनका ये लगातार पत्राचार इस बात का पक्का सबूत है कि हिंदू संस्थानों के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे थे। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन टीपू सुल्तान की इस इमेज का बचाव खुद महात्मा गांधी ने भी किया था। गांधी जी ने इतिहास की उन किताबों को सिरे से खारिज कर दिया था जिनमें यह दावा किया गया था कि टीपू ने हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया। टीपू की तारीफ में यह मशहूर कोट अक्सर याद किया जाता है, शेर की जिंदगी का एक दिन सियार की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। गांधी जी का साफ तौर पर यह मानना था कि कन्नड़ में लिखे गए टीपू के वो पत्र हिंदुओं के प्रति उनकी उदारता का एक जीता जागता सबूत है। एक निरंकुश योद्धा और एक सुधारक से अलग, आइए अब हम उनके कैरेक्टर के आखिरी और शायद सबसे कम जाने जाने वाले पहलू पर चलते हैं। भाग 5, सुसंस्कृत विद्वान, एक बहुमुखी दिमाग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें उनकी एक बहुत ही पर्सनल चीज से कैसे जुड़ती हैं, उनकी विशाल प्राइवेट लाइब्रेरी। मशहूर इतिहासकार मोहिबुल हसन बताते हैं कि टीपू सच में एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। उनकी लाइब्रेरी में 2000 से भी ज्यादा किताबें और पांडुलिपियां थीं। और जरा इनके सब्जेक्ट्स तो देखिए, अरबी, फारसी, तुर्की के अलावा उर्दू और हिंदी भी। विषयों में धर्मशास्त्र, सूफीवाद और हदीस तो थे ही, साथ ही हिंदू धर्म, इतिहास, दर्शन, विज्ञान, मेडिसिन और गणित पर भी किताबें थीं। एक और खास बात, इन किताबों की बाइंडिंग पर पैगंबर मोहम्मद साहब और खलीफाओं के नाम बड़ी खूबसूरती से उकेरे गए थे। मतलब सोचिए उनकी क्रिएटिविटी और उनका दिमाग किस लेवल का था। वो कन्नड़ और हिंदुस्तानी में तो बहुत आसानी से बात कर लेते थे, लेकिन जब लिखने की बारी आती तो उनका हाथ फारसी में ज्यादा तेजी से चलता था। उनका इंटरेस्ट सिर्फ लड़ाइयों या राजनीति तक सीमित नहीं था। उन्होंने जबरजद नाम से एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष पर एक पूरी किताब लिख डाली। इतना ही नहीं, उन्हें कैलीग्राफी या सुलेख का इतना शौक था कि उन्होंने इसके लिए अपने खुद के नियम बना डाले, जिन्हें रिसाला डार खते तर्ज़े मोहम्मदी नाम की फारसी किताब में बहुत डिटेल में लिखा गया है। सच कहूं तो इंजीनियरिंग से लेकर आर्ट्स तक उनका दिमाग हर चीज में दौड़ता था। तो अब सबसे बड़ा और क्रूशल सवाल ये उठता है कि इतिहास इस लेगेसी को बैलेंस कैसे करता है। एक तरफ एक खौफनाक और निरंकुश शासक की इमेज और दूसरी तरफ एक प्रोग्रेसिव, सुसंस्कृत और हर विषय में गहरी रुचि रखने वाला विद्वान। हम अक्सर ऐतिहासिक किरदारों को किसी एक सिंपल सी कहानी या एक सांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान का जीवन और आज जो अलग अलग नजरिए हमने देखें वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इतने विरोधाभासों से भरे किसी इंसान को महज एक लाइन में डिफाइन किया जा सकता है। आप भी इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।